नहीं ठीक था तो इसलिए नहीं कर सका। तो लास्ट टाइम मैं यहाँ से स्टार्ट किया था और बताया था आपको कि जो है बहुत सारे टास्क में लाइक एमएल में या किसी और बहुत सारी यूटिलिटीज में आपको टाइम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये बेसिकली टाइम मॉड्यूल के बारे में कुछ है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है कि आप इंपोर्ट करेंगे टाइम मॉड्यूल को, और फिर टाइम मॉड्यूल के अंदर टाइम का एक फंक्शन है, अगर उसको कॉल करेंगे तो आपको करंट टाइम देगा इन सेकंड्स। और ये सेकंड्स में जो टाइम आ रहा है फ्लोटिंग वैल्यू आएगी आपके पास, देखिए डेसिमल पॉइंट में वैल्यू आ रही है। और ये सेकंड्स कब से स्टार्ट हुए हुए हैं? सिंस 1970 से, 1 जनवरी 1970 से, जब से ये ग्रीनिच ग्रीनविच मीन टाइम स्टार्ट हुआ है, यानी जिसको हम एज ए सेंटर रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, उस वक्त से ये टाइम जो चल रहा है उसको डिस्प्ले करेगा इन सेकंड्स में। ठीक है। अब ये कोई आप ये नहीं डिफाइन करके बता, या आप इसको रीड करके ये नहीं समझ सकते कि क्या वक्त या टाइम क्या हुआ है इस वक्त। तो इसको रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए फर्स्ट एक मेथड ये है कि टाइम डॉट लोकल टाइम। ये आपको फिर आप लोकल रिटर्न करेगा टाइम, लेकिन वो इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिटर्न करेगा। ये नहीं, ये आउटपुट आएगी आपके पास, टीएम ईयर आएगा इस तरह, यहाँ पे 2026 आ जाएगा, टीएम मंथ 7 आ जाएगा, डे आवर मिनट्स एंड सेकंड, इस तरह करके आपके पास टाइम की इंफॉर्मेशन आएगी। अगर मैं आपको ना कोड में ये दिखाऊं मैं, पहले तो मैं ये आपको एब्सोल्यूट टाइम रन करके दिखाऊं। ये देखिए ये वैल्यू आ रही है विच इज रीडेबल, बट वी कैन नॉट डिसाइड कि क्या मतलब है इसका। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लोकल टाइम में लेंगे, टाइम डॉट लोकल टाइम, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर रिजल्ट देगा। स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट, ईयर 2026, मंथ, डे, आवर एंड एटसेट्रा। अच्छा, ये तो था टाइम के बारे में। नेक्स्ट, टाइम को, इसी स्ट्रक्चर को अगर फर्दर रीडेबल फॉर्म में लेना, जो हमारे हम यूज टू है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, तो उसके लिए करते हैं हम कि टाइम एज टाइम, यानी ये फंक्शन हम कॉल करते हैं एज टाइम वाला, जिससे वो उसको इस फॉर्म में ले आएगा, मंथ February 15th, और यानी ये टाइम आ जाएगा और ये ईयर आ जाएगा, ये रीडेबल है। लेकिन जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में आप देख रहे थे कोड में भी, तो वो इट्स नॉट सो इजी कि आप उसको रीड करें। ठीक है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अब देखिए ये इस तरह है रीडेबल फॉर्म में। बात समझ आ रही है? यस सर। फिर ये कुछ टाइम के मॉड्यूल्स हैं, इनको आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। टाइम को ये बता दिया, स्लीप पास कर देता है टाइम को, लोकल टाइम, ग्रीनविच टाइम, एम के टाइम, फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट करना टाइम स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रिंग टू टाइम फॉर्मेट करना। यानी ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग के हैं, इसको आप काइंडली एक दफ़ा देख लीजिएगा। लाइक एग्जांपल मैं दे दूँ यहाँ पे, टाइम इंपोर्ट किया, लोकल टाइम आया, उसको प्रिंट किया स्ट्रिंग फॉर्मेट इन दिस टाइम। एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में हम स्ट्रिंग को, लोकल टाइम को प्रिंट करना चाह रहे हैं। बी जो है ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा मंथ नेम, ठीक है, डी डे को, वाई ईयर को, एच आवर को, एम मिनट्स को, और एस सेकंड को। ये नीचे लिखे हैं। इन परसेंटेज साइंस का क्या मतलब है? तो लोकल टाइम को वो इस फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। ठीक है, जिस तरह हमने यही काम हमने फंक्शंस के साथ किया था, अब वो एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में भी आप स्ट्रिंग के साथ करके उसको कह सकते हैं मुझे इस फॉर्मेट में दे टाइम की। इसकी समझ आ गई है ना? अच्छा, नेक्स्ट है डेट टाइम मॉड्यूल। डेट टाइम मॉड्यूल जो है ये हाई लेवल डेट टाइम मॉड्यूल है। ये वैसे तो रॉ टाइम आपके पास आ रहा था ना, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, ये आपको ज्यादा इसके साथ मल्टीपल और ऑप्शंस भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डे टाइम में से, इस मॉड्यूल में से आपने क्लास डेट टाइम की और टाइम डेल्टा डेल्टा की क्लास इंपोर्ट की है। उसी तरह डेट टाइम डॉट नाउ करंट टाइम लिया आपने,
और फिर उसको इस फॉर्मेट में प्रिंट कर दी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब टुमारो कौन सी डेट होगी, नाउ डेट क्या है इसमें आएगी है। उसमें टाइम डेल्टा के साथ एक दिन का पीरियड आपने ऐड किया है। ये टाइम डेल्टा का मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना, एक्स के अंदर डेल्टा एक्स ऐड करें तो आपके पास नेक्स्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या टाइम करंट टाइम के अंदर डेल्टा टी की वैल्यू करें तो नेक्स्ट टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इन सिमिलर वे आज के टाइम डेट में नेक्स्ट दिन का डिफरेंस, नेक्स्ट दिन और आज के दिन में डिफरेंस एक दिन का है, तो डेल्टा एक डे का डेल्टा ऐड करें तो आपको जो प्रिंट करके देगा डेट उस दिन की देगा। ठीक है, अब मैं इसको ना कोड में भी आपको थोड़ा सा दिखा कि ताकि आपको ये समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, लाइक मैं ये पहले प्रिंट करता हूँ लोकल टाइम को। आज का जो टाइम है 2026 सेवन्थ मंथ 31st डे, और ये टाइम आ रहा है। अब आप चाह ये रहे हैं इसके अंदर मैं इसको टेम्परेरीली ना 7 दिन का या 2 दिन का डिफरेंस ऐड करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आए, और इसको प्रिंट करता हूँ। अब देखिए 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद सेकंड डेट होगी। ठीक है, कल फर्स्ट है और परसों की बात है, तो जितना डिफरेंस डेल्टा टी आप लिखेंगे, टाइम डेल्टा लिखेंगे, अकॉर्डिंगली वो आपको डेल्टा को आप 9 में ऐड करके वो आपके पास डेट आ जाएगी। ठीक है, फिर बात समझ आ गई है। अच्छा, बोल दिया करें कुछ। डेट टाइम से हम डिफाइन कर रहे हैं ये वाला डेट, और इसी तरह D1 और D2 डेट टाइम से डिफाइन कर रहे हैं ये वाली डेट। इन दोनों डेट्स के दरमियान, यानी फर्स्ट फर्स्ट 2026 और 21/7/26 के दरमियान कितने दिन हैं वो प्रिंट किया है। ये देखिएगा, मैं इसको आपको 201 डेज है गुजर चुके हैं फर्स्ट मंथ की, फर्स्ट ऑफ जनवरी से लेके 21 जुलाई तक दिन कितने गुजरे हैं, 201 डेज गुजर गई। सही है। जी सर। अच्छा, एक और मॉड्यूल है कैलेंडर का। कैलेंडर आपको यानी सिर्फ टाइम नहीं, एक दिन नहीं, पूरे मंथ की इंफॉर्मेशन देता है। लाइक मैं अगर इसको आपको करके दिखाऊं, आपने ये लिखा हुआ है सेकेंड मंथ ऑफ 2026। आप चाह रहे हैं कि उसमें बताएं किस दिन को क्या डेट, किस डेट को क्या दिन था। इसको प्रिंट करें तो ये कैलेंडर आ गया, फरवरी 2026 का ये कैलेंडर है। ठीक है, बात समझ आ गई है ना। तो ये एक्सरसाइज ऐसी की, ये बेसिक बड़ी छोटी छोटी इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसको बस ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो दैट इज फंक्शंस। पाइथन के अंदर भी फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं, और इन डेफ के कीवर्ड के साथ डिफाइन किए। जब भी डेफ का कीवर्ड आए, इट इट डिमॉन्स्ट्रेट्स यू कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। यानी ये स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, डेफ कीवर्ड, फंक्शन नेम, इनपुट पैरामीटर्स, फिर यहाँ पे फंक्शन का सूट आ जाएगा जो भी कमांड्स आप लिखना चाहें, और जिसको आप आउटपुट पे लेना चाहें उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फंक्शन इज लाइक ए ब्लॉक। यानी ये इस तरह का ब्लॉक एक बन जाएगा, ये इसका फंक्शन नेम आ जाएगा। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फंक्शन नेम, और जो ये पैरामीटर्स हैं जिसको आप कह रहे हैं ये इसकी इनपुट्स हैं। और जो रिटर्न कर रहे हैं दैट इज आउटपुट। ठीक है,
बात समझ आ गई आपको मेरी? अच्छा, लाइक ये एग्जांपल है ये वाली। ये तो डेफिनेशन किस तरह फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो लिखा हुआ है। फंक्शन डिफाइन किया है प्रिंट नेम, प्रिंट मी, सॉरी, प्रिंट मी नेम है फंक्शन का, एस पैरामीटर है। और उसके अंदर डेफिनेशन फंक्शन की जो सूट है वो ये है। ठीक है, फंक्शन सूट ये है, प्रिंट करेगा पहले ये, और जो भी स्ट्रिंग आपने पास की है वो स्ट्रिंग उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब ये किस तरह पता लगेगा ये स्ट्रिंग है या क्या है? वो बेसिकली जब आप इसको कॉल करेंगे, अब ये देखिए मैं इस फंक्शन को कॉल किया प्रिंट मी, इसमें हमने ये सिंगल डबल कोड में ये एक स्टेटमेंट लिखी भेजी है, दैट मीन्स इट्स ए स्ट्रिंग। ठीक है। इस तरह इसको भी आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गई बात की? यस सर। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट को अच्छा, आप ना मुख्तलिफ वे में पैरामीटर को पास कर सकते हैं या उनको चेंज कर सकते हैं या म्यूटेशन कर सकते हैं। लाइक एक फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन डेफ के साथ चेंज मी, यहाँ पे हम पास करेंगे पैरामीटर माई लिस्ट का, और माई लिस्ट की सेकंड जो है ना, इंडेक्स 2 पे जाके वैल्यू 50 राइट कर दी है और फिर प्रिंट कर दिया। क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट इज ए म्यूटेबल, तो आप फंक्शन के अंदर जाके फंक्शन के अंदर जाके लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो डेफिनेशन थी फंक्शन की। फिर ये एक माई लिस्ट के नाम से लिस्ट डिफाइन की है, और फिर चेंज में फंक्शन को ये लिस्ट पास की है एज ए इनपुट पैरामीटर, और ये आपको आउटपुट देगा। तो जो माई लिस्ट है उसको आप प्रिंट कर देंगे। देखिए पहले लिस्ट के अंदर था 10 20 30, लेकिन जब आपने फंक्शन कॉल किया ना, फिर भी बात समझिएगा, जब फंक्शन कॉल किया तो आपने सेकंड लोकेशन पे जाके, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 0 था, ये इंडेक्स 0 था, ये 1 था और ये 2 था। तो 2 पे आपने 30 को ओवरराइड करके 50 कर दिया। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये प्रिंट होगा 10 20 50। सही है? इसकी समझ आइए? बोले ना, मैं इस तरह ही लग रहा है कि आप लोग मोबाइल ऑन करके या फोन ऑन करके या लैपटॉप ऑन करके कहीं चले गए हुए हैं। तो ये फंक्शन चेंज मी के नाम से फंक्शन डिफाइन किया है और लिस्ट है उसी तरह, यहाँ तक फंक्शन का सूट खत्म हो जाता है पूरा। ये क्योंकि सेम आइडेंटिफिकेशन पे है तो ये सेपरेट पार्ट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन। माई लिस्ट आपने डिफाइन की और इस फंक्शन को ये माई लिस्ट पास कर दी। ठीक है, लिस्ट इधर आएगी, जो लिस्ट आपने पास की है 10 20 और 30 की लिस्ट आपने पास की है इसको। ठीक है, वो उस लिस्ट को जो आपने माई लिस्ट जो इसको पास किया उसको ये वैल्यूज असाइन करनी करेगा। बेसिकली ये जो नेम है ना माई लिस्ट का, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो लोकल होते हैं, ग्लोबल नहीं। ठीक है, ये लोकल नेम है, ये भी लोकल नेम है, और आप ग्लोबल की वैल्यू लोकल के साथ चेंज नहीं कर सकते। अब ये लोकल नेम यहाँ पे तो आप पता क्या लिख रहे हैं कि माई लिस्ट, और उसको ये वैल्यू साइन करें, वो इस लिस्ट को नहीं कंसिडर करेगा, वो यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेगा जिसका नाम जिसके अंदर ये वैल्यूज होंगी। लेकिन जो ग्लोबली डिफाइंड है, जो फंक्शन के अंदर नहीं बाहर डिफाइंड है, ये वाली ग्लोबल है, बाहर डिफाइंड है।
इसकी वैल्यू अनअल्टर्ड रहेगी, ठीक है। और आप प्रिंट करेंगे तो यही वैल्यू आएंगी जो आपने यहाँ पे की। ये मेरी बात समझ आई है? मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या उनको वैल्यू असाइन करते हैं, दैट इज लोकल। लेकिन जो फंक्शन के बाहर हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स, दोज आर ग्लोबल। अब किया ये है कि अपेरेंटली तो आपको ये लग रहा है कि ये नेम भी वही है, ये नेम भी वही है जो ये नेम है, लेकिन स्कोप डिफरेंट है। इस माई लिस्ट का स्कोप ग्लोबल है, ठीक है। तो इसको जब आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया ना माई लिस्ट का, ये वाला फंक्शन के अंदर, तो ये लोकल वेरिएबल है और उसको ये वैल्यू असाइन किया, तो ये वैल्यू उस लोकल वेरिएबल को तो असाइन हो जाएंगी, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज वही रहेंगी जो आपने ग्लोबली डिफाइन की हुई, चेंज नहीं इस तरह होंगी। जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो वही आंसर आएगा जो आपने ग्लोबली डिफाइन किया हुआ। मेरी बात फॉलो कर गए हैं? जी सर। अच्छा चलें, ठीक है, अब नेक्स्ट पेज। कुछ कीवर्ड्स, पोजिशनल कीवर्ड्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक अब एक फंक्शन आपने डिफाइन किया ये वाला, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है इतना डेफ के साथ, और इस कॉलम के साथ आप फंक्शन के नेम को और उसकी इनपुट आर्गुमेंट्स को लिखते हैं। अच्छा, जब आप फंक्शन ये डिफाइन कर दिया, जो भी एस पास करेंगे उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आप इसको कोई इनपुट पैरामीटर नहीं दे रहे। जब इनपुट पैरामीटर नहीं देंगे और यहाँ पे आपको इनपुट पैरामीटर चाहिए, तो वो एरर देगा आपको, टाइप एरर, ठीक है। अच्छा, ये तो पोजीशन, एरर की पोजीशन। बाज दफा जो आप नेम डिफाइन करते हैं, वो नेम, यानी आप अगर ऑर्डर चेंज भी कर दें, बाय नेम मैच करके उसको पैरामीटर पास हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने फंक्शन डिफाइन किया प्रिंट इन्फो, पहला इसका इनपुट पैरामीटर नेम का है, दूसरा एज का है। लेकिन जब आप इसको कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उस वक्त एज को पहले लिखती है और नेम को बाद में लिखती है। तो कॉल में इफेक्ट कुछ नहीं होगा, यानी ये नेम बाय नेम, जो सिमिलर नेम है उससे आर्गुमेंट पास होगा। तो बेसिकली ऑर्डर स्वैप करने से या ऑर्डर आगे पीछे करने से पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होंगी, या इनपुट पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। बाय नेम जब भी आप लिख दें तो वो वही होगा। बेशक एज इधर लिखी है तो ये एज में जाएगी, नेम इधर लिखा है तो ये नेम में जाएगा, वैल्यू, ये सर ये वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? जी सर। अच्छा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी हैं। अच्छा, आप कह रही हो और बोल ना रहा, मजबूरन बेशक आपको कहना पड़ जाए जी सर, लेकिन कोई क्वेश्चन हो या इस तरह बिल्कुल डेड साइलेंट बैठना भी थोड़ा सही नहीं है। काइंडली इंटरेक्टिव रेंज। अच्छा, जब आप कोई इनपुट आर्गुमेंट पास नहीं करते, यहाँ पे हमने ना एक इनपुट आर्गुमेंट की वैल्यू डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो ये वैल्यू, अगर आप एज को कोई वैल्यू पास नहीं करते तो ये एज ए डिफॉल्ट यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं ना, प्रिंट इन्फो को, प्रिंट इन्फो और नेम, नेम, और इसको दूसरा पैरामीटर पास नहीं करते जो एज वाला, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा जहां पे आपने पैरामीटर पास नहीं करेंगे। तो ये देखिएगा, पहले इसी को दोनों वैल्यूज पास की हैं तो वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन जब आप उसको अ, अच्छा, इसकी समझ आ गई है ना मेरे ख्याल में आपको, कि भाई नेम पास होगा। और अगर कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास नहीं करते तो वो यहाँ पे जो डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यू है उसको यूज कर लेगा।
अच्छा, फंक्शन की जो इनपुट पैरामीटर वेरिएबल लेंथ भी हो सकते हैं। अगर सिंगल स्टैटिक आर्गुमेंट हो तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं। पोजिशनल के मतलब उस पोजीशन पे आर्गुमेंट्स हैं। अगर डबल स्टैटिक कीवर्ड्स, की के फॉर की और डब्ल्यू फॉर वर्ड्स आर्गुमेंट हो तो ये एक्स्ट्रा कीवर्ड को लेता है एज ए आर्गुमेंट इन डिक्शनरी के अंदर रखने के लिए। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल अब अगर आपको दूं तो मैं अच्छा बात ये कर रहा था आप लोगों से, एक मिनट सब्र करें, कि आप इनपुट पैरामीटर्स की वेरिएबल लेंथ के पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन किया प्रिंट इन्फो का। पहला इसका इनपुट आर्गुमेंट आर्गुमेंट वन है, दूसरा आर्गुमेंट वेरिएबल टपल के नाम से हमने डिफाइन किया, लेकिन स्टैटिक साइन के साथ किया हुआ है। ठीक है। अब जब इस फंक्शन को आप कॉल करते हैं प्रिंट इन्फो को, आपने सिर्फ आर्गुमेंट वन की वैल्यू पास की है, इसकी वैल्यू पास नहीं की। ठीक है। तो वो अगर जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी उसकी। और अगर यहाँ पे देखें, आपने पहले आर्गुमेंट की वैल्यू भी पास किया और ये यहाँ पे एक था, आपने दो और पास किया, तो ये वेरिएबल, ये है एक्स्ट्रा पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ये पोजिशनल आर्गुमेंट है लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे जा गया है। और फिर ये जो है, अगर आपने एक्स्ट्रा कीवर्ड्स पास करने हैं तो शो का फंक्शन है डिफाइन, फंक्शन नेम इज शो। जब आप इसको कॉल कर रहे हैं तो क्या करें, शो नेम और एज, दो कीज पास कर रहे हैं आप। ठीक है। यहाँ पे आर्गुमेंट उतने नहीं लिखे हुए, लेकिन आप वेरिएबल लेंथ कभी एक पास कर दें, कभी मल्टीपल कर दें, इट इज एक्सेप्टेबल। यहाँ पे हम दो में कीज पास करें इसको, तो ये बेसिकली उसको प्रिंट करते हैं। अच्छा, पिछली समझ आ गई है बातों की? काइंडली बोलिएगा, बताइएगा, वरना मैं आप फिर उसको रिपीट कर देता हूँ। चलना, आप बोलें। एक फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन, यानी नेम के बगैर फंक्शन। इसको हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं। जब भी लैम्डा का कीवर्ड यूज करें, आपको फंक्शन का नेम देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये होता इन लाइन फंक्शन है, सिंगल लाइन में आप कर सकते हैं। लैम्डा का मतलब है फंक्शन का नेम नहीं है। इनपुट पैरामीटर ये हैं और ये उसकी एक्सप्रेशंस हैं, यानी जिसकी बेस पे वो फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन जो करेगा वो यहाँ पे डिफाइन है। लाइक एग्जांपल ये है, ऐड इज इक्वल टू लैम्डा आर्गुमेंट वन आर्गुमेंट टू। और ये मेरी बात समझ आ गई ना? जब आप फंक्शन का नेम ना डिफाइन करें, अब ये देखिएगा एग्जांपल, लैम्डा आर्गुमेंट वन, लैम्डा डिफाइन कर दिया हमने कीवर्ड, तो नेम की जरूरत नहीं है। और दो इनपुट पैरामीटर आर्गुमेंट वन एंड आर्गुमेंट टू। इसी फंक्शन की डेफिनेशन में साथ हमने कॉलन के साथ क्या है, आर्गुमेंट वन प्लस आर्गुमेंट टू, ये एडिशन है इनकी। लेकिन लाइक जिस तरह प्रिंट ऐड 10 एंड 20, तो वो उसको प्रिंट कर देगा। कीवर्ड्स का, की फंक्शन का जो यूजेज है वो मल्टीपल पोजीशन में है। वो सारा इनका यूजेज है फंक्शंस का। अब ये एक और एग्जांपल है नेम्स की, ये एक लिस्ट है। फिर हमने इसको नेम्स डॉट सॉर्ट। अब ये एक सिंगल लाइन फंक्शन डिफाइन किया, लैम्डा, नेम कोई नहीं उसका, लैम्डा एस फंक्शन का रिटर्न है। और एस डॉट लोअर जो है वो फंक्शन का, सॉरी, फंक्शन की डेफिनेशन है, या जिस जो फंक्शन करना है, या एक्सप्रेशन है ये फंक्शन की। ठीक है। काइंडली कोई क्वेश्चन आप सर पूछते ये हैं? जी, तो बोले बोले, क्या कह रही थी आप? वाला जो भी आपने बताया ये नहीं समझ आया। लैम्डा की? जी सर।
अच्छा, लैम्डा मैं कह रहा हूँ एनोनिमस फंक्शन है। इस फंक्शन, बाकी तो फंक्शन में पता है आपको नेम चाहिए, और उस नेम और एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में आप फंक्शन डिफाइन करते हैं। पहले लिखते हैं आप डेफ, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस में उसके इनपुट आर्गुमेंट, और फिर कॉलन। ये डेफिनेशन का मेथड है फंक्शन का, जो नॉर्मल मेथड है। लेकिन अगर आप लैम्डा लिख दें, फिर फंक्शन को जब आप लैम्डा लिखते हैं तो आप नाम के बगैर फंक्शन डिफाइन, नेम के विदाउट नेम आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हमने लिखा लैम्डा आर्गुमेंट 1 कामा आर्गुमेंट 2 कामा मैं यही कमांड लिख रहा हूँ, आगे कॉलन, सॉरी। अब यहाँ तक ये इनपुट आर्गुमेंट्स थे, और ये जो है ये उसकी डेफिनेशन है, आर्गुमेंट 1 प्लस आर्गुमेंट 2। लैम्डा इज ए एनोनिमस फंक्शन which doesn't have any name, लेकिन इसको डिफाइन भी सिंगल लाइन में करना होता है, एक ही लाइन में। मल्टीपल लाइन इसका सूट भी नहीं होता, ठीक है। सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होती है इस फंक्शन के अंदर। तो जिस तरह आप ये देखें, आपको एग्जांपल दिखाई है कि लैम्डा मतलब आपने फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं, नेम कोई नहीं है, ये दोनों इनपुट आर्गुमेंट है, और ये कॉलन के बाद ये दोनों आर्गुमेंट करेंगे क्या, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है, तो आपके पास दोनों आर्गुमेंट ऐड होके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब फंक्शन का नेम नहीं, ऐड कीवर्ड के अंदर, ऐड वेरिएबल के अंदर आप 10, 20 पास करेंगे। हालांकि ये वेरिएबल है, जब आप इसको लैम्डा डिफाइन कर देंगे तो आप उसको ये पैरामीटर पास करेंगे तो उसको आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 के तौर पे लेगा, और सम करके आंसर 30 दे देगा। आप समझ आई है? जी सर, आ गया। अच्छा, फिर यही नेम्स एक लिस्ट है। फिर यहाँ भी देखिएगा लैम्डा के साथ, लैम्डा मींस एनोनिमस फंक्शन एस, ठीक है। ये इनपुट पैरामीटर, फिर कॉलन, यानी ये जो पार्ट है ये वही है जो यहाँ पे लिखा होता है। सॉरी, ये जिस तरह मैंने ये लिख के आपको दिखाया है, यानी फंक्शन का नेम डेफ के साथ और इनपुट पैरामीटर्स और कॉलन। यहाँ पे भी वही है, लैम्डा नेम को नहीं जरूरत, इनपुट पैरामीटर कॉलन डिफाइन करता है कि ये यहाँ तक फंक्शन की डेफिनेशन है बाय नेम, जो फिर नेम होता नहीं यहाँ पे। और ये एक्सप्रेशन डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि फंक्शन ने करना क्या है। ये क्या करेगा, एस डॉट लोअर सॉर्ट करेगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। लोअर पहले, ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, यानी लोअर से हायर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर जाएगा, ठीक है। तो ये उस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, नेम्स को सॉर्ट कर देगा। तो ए एल पहले आ जाएगा, बॉब फिर आएगा, और चार्ली थर्ड पोजीशन पे आएगा। ये सॉर्टिंग होगी, ठीक है। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट मैंने बताया आपको आउटपुट देने के लिए है। अब यानी आर्गुमेंट दोनों आए हैं, उनको ऐड किया और टोटल को रिटर्न का। वेरिएबल के स्कोप की बात मैंने उधर भी की थी। ये वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में है, और ये वेरिएबल लोकल स्कोप में है, ठीक है। जो ये वैल्यू वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू सबमिट कर रहे हैं वो इधर नहीं आ रही, ये एक सेपरेट वेरिएबल है। तो बेसिकली ये ग्लोबल स्कोप में है, ये लोकल स्कोप में है। तो इसी तरह अच्छा, अगर मेरे ख्याल में आप बोल नहीं रहे, मैं वेट करता हूँ कोई अगर क्वेश्चन हो। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की बात मैंने की थी, ये और वेरिएबल है, आल्दो नेम सिमिलर लग रहा है, ये ग्लोबल है। अगर आप लोकल के साथ ग्लोबल की वैल्यू चेंज करना चाहें, अब ये ग्लोबल टोटल है, उसकी वैल्यू चेंज करें, तो आपको ग्लोबल का कीवर्ड लिखना पड़ेगा शुरू में, ताकि डिफाइन कर सके कि आप लोकल नहीं ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट है, ठीक है। ये बेसिकली
मेथड है कि आप लोकल स्कोप क्या होता है वेरिएबल का और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ये फिर इसकी एक्सरसाइज ये कर ले। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो काइंडली पूछ लें फिर आप। सर ये दोनों वेरिएबल सेम, ये वैल्यूज ओवरराइट नहीं होंगी इनकी, मतलब सॉरी। जो ग्लोबल को हमने लिया है। हाँ हाँ, ये अच्छा बात आप देखें, मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं दोनों के स्कोप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने पहले डिफाइन फंक्शन के बाहर डिफाइन किया टोटल इज इक्वल टू 0। ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल है। इस वेरिएबल को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये लिखा है ना वेरिएबल को, तो ये हम लोकल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ये फंक्शन के अंदर डेफिनेशन है। वेरिएबल जब आप नाम दे रहे हैं टोटल का, टोटल इज इक्वल टू समथिंग, तो ये लोकल वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं। ये नेम बेशक सिमिलर है लेकिन ये लोकल है। इसका ना इस वैल्यू के साथ कोई रिलेशन है ना उसका इसके साथ कोई रिलेशन। नेम सिमिलर होते हुए भी यहाँ पे तो आपने लिखा कि ए बी को ऐड करके टोटल में आपने दोनों का सम को टोटल में रख दिया। लेकिन आप जब इसको इसको प्रिंट करेंगे टोटल फिर भी वही रहेगा, जीरो ही रहेगा। ये देखिएगा यहाँ पे मैं उसकी एग्जांपल यहाँ पे शो भी की हुई है। ये तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। जब फंक्शन को कॉल किया तो आपने दो पैरामीटर पास किए 10 और 20। 10 20 इधर आएंगे तो टोटल में 10 + 20 30 आ जाएगा। फिर उनको प्रिंट करना इनसाइड टोटल और रिटर्न टोटल, जो भी टोटल की वैल्यू उसको प्रिंट कर रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो यानी ये लोकल स्कोप में है और ये ग्लोबल स्कोप में है। लोकल स्कोप से ग्लोबल को चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप ग्लोबल को चेंज करना चाह रहे हैं फ्रॉम लोकल साइड तो उसके सामने कीवर्ड लिखना पड़ेगा ग्लोबल का। और अगर अच्छा, अगर आप इसी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना चाह रहे हैं फंक्शन के अंदर तो फिर आप ग्लोबल का कीवर्ड लिखें उसके साथ, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है। ओके सर। दो ही काफी हैं कि अगला भी पढ़ा दूं, ये मॉड्यूल वाला भी? आप लोग असल में ना पीछे जा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे। दो टॉपिक आज भी किया, फंक्शन और टाइम वाला। अगर कहते हैं मॉड्यूल भी है, अब टॉपिक जो रह गया ना जो मैंने पढ़ाने हैं, जो मैंने सोचा हुआ था, ये मॉड्यूल पढ़ाना है, ये बेसिक है, ये इतना मुश्किल नहीं है मॉड्यूल। फिर उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बताऊंगा, क्लासेस और ये सारा। और फिर लास्ट एक टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम। सर अभी मल्टी दो ही थ्रेडिंग। काफी। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक और रह गए हैं इसके बाद। मॉड्यूल्स, तीन टॉपिक सॉरी, मॉड्यूल्स, उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फिर मल्टी थ्रेडिंग। ये तीन टॉपिक पढ़ा के फिर मैं खत्म कर दूंगा। मेरे ख्याल में ये सफिशिएंट है आपको FYP के लिए भी और आपके ML के लिए भी, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कोर्स पढ़ना है उसके लिए भी। तो चलिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ इसको। आप लोग काइंडली इसको प्रिपेयर करें और जो एंड पे असाइनमेंट्स दिए हैं उनको कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें आप, मोस्ट वेलकम।